नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। कुछ लोगों का बहुत दिन से ये विचार था कि सर आप कुछ क्लास हम लोगों को ऑनलाइन प्रदान करें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के कथनानुसार यूट्यूब के माध्यम से, जिसमें आपको हिंदी, संस्कृत और एजुकेशन की क्लासें निःशुल्क रूप से यूट्यूब के माध्यम से मेरे चैनल से आपको प्राप्त होगी। और यह क्लास मात्र डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एवं सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी की दृष्टि से किया जा रहा है, अतः आप लोग इसका लाभ उठाइए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी। पहला अध्याय है आपका कहानी, कथा एवं रोचक प्रसंग। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो आप लोगों की परीक्षा में पूछा जाता है, संबंधित प्रश्न से ज़्यादा हटने की कोशिश ना करें, क्योंकि कम समय में ज़्यादा तैयारियां करनी हैं। तो पहला अध्याय है कहानी, कथा, रोचक प्रसंग इत्यादि। हम लोग तो ध्यान करेंगे सबसे पहले कहानी में। देखिए क्या होता है कि हम लोग अपनी किसी भी प्रकार की जो बात होती है, जो हमारे विचार होते हैं, या यूँ कहा जाए कि हम लोग जो कुछ संस्कार बच्चों को देना चाहते हैं, उसको हम डायरेक्ट जब देते हैं, यानी कि व्याख्यान विधि के द्वारा देते हैं, लेक्चर के द्वारा देते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा समझना कठिन हो जाता है। बच्चे कोमल बुद्धि के होते हैं, उनके लिए इतनी सारी बातें तड़ातड़ बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शिक्षण के क्षेत्र में कुछ विधियां अपनाई गई, जिसके तहत हम लोग बहुत आसान भाषा में बच्चों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जैसे हम अपने किसी बात को, भावनाओं को, विचारों को, या हम उनको जो कुछ संस्कार या नैतिकता सिखाना चाहते हैं, कहानी के माध्यम से हम सिखाते हैं, बताते हैं। कभी कभी हम नाटक इत्यादि के माध्यम से, कभी कभी कुछ छोटे छोटे कथनों या रोचक प्रसंग इत्यादि के माध्यम से हम लोग अपने भावों एवं विचारों को बच्चों तक पहुंचा पाते हैं। तो उन्हीं माध्यमों में से एक माध्यम कहानी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कहानी क्या है? कहानी हम या अध्यापक अपने भावों, विचारों को बच्चों तक पहुंचाने का एक माध्यम है कहानी। या हम उनको कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो कहानी के माध्यम से सिखाते हैं। तो जो कक्षा 1 और 2 के बच्चे होते हैं, उनके लिए यह कहानी शिक्षण बेहद उपयुक्त है। यद्यपि कि बड़े बच्चों के लिए, इंटर के बच्चे हैं, बीए एमए के बच्चे हैं, तो उनके लिए तो ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो सक्षम हो जाते हैं, व्याख्यान के माध्यम से आपकी सारी बातों को समझ लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चे असमर्थ होते हैं, उनके बस की बात नहीं होती कि आपकी सारी बातों को इतना व्याख्यान के माध्यम से समझ सकें। तो चूँकि बच्चे खेल पसंद होते हैं, मनोरंजन की अपेक्षा रखते हैं, बहुत वो पढ़ना नहीं चाहते हैं क्लास में, तो यह सबसे उपयुक्त विधि है कि हम बच्चों को शिक्षा कहानी शिक्षण के माध्यम से देते हैं। तो बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता है और उनकी पढ़ाई भी हो जाती है, बातें भी समझ में आ जाती है। सभी बच्चे क्लास में आराम से बैठ के सुनने के लिए तत्पर भी हो जाते हैं। तो
कहानी क्या हुआ, बच्चों तक अपनी बात को पहुंचाने का एक माध्यम हुआ, जो कक्षा 1 या 2 या 3 के बच्चों को सबसे उपयुक्त विधि है कहानी। यद्यपि कि आपसे पूछा भी जाता है इन प्रश्नों को कि बच्चों को या प्राथमिक स्तर के बच्चों को पठन पाठन कराने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है, सीटेट का प्रश्न बनता है, तो आप बताएंगे कहानी शिक्षण या कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है, तो एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर हम क्या चाहते हैं, कहानी बता के या कहानी सुनाकर हम क्या करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, किस पर्पस से हम कहानी सुना रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों का, या हमारे क्लास में बैठे हुए जो समस्त बच्चे हैं उनको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है? जी बिल्कुल मिलने वाला है। तात्पर्य यह है कि कहानी का तो कोई न कोई उद्देश्य है। तो हमारी पहली हेडिंग यही बनती है, हम सीधे परीक्षा की दृष्टिकोण से चलते हैं, तो पहली हेडिंग हम लोगों की यही बनती है कि कहानी श्रवण अर्थात कहानी सुनने या सुनाने या कहानी शिक्षण के माध्यम से पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, या कहानी श्रवण का क्या उद्देश्य है। तो हमारे सामने डिस्प्ले पे कुछ आपको पॉइंट दिख रहा है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न बनते हैं। कहानी श्रवण का उद्देश्य, आपसे एक प्रश्न पूछेगा कहानी शिक्षण का क्या उद्देश्य है या कहानी श्रवण का क्या उद्देश्य है, तो आप उन प्रश्न के जवाब में इन्हीं पॉइंट्स को जो आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है इसी को आप बताएंगे। इसको आपको समझना भी है और याद भी कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग पहली हेडिंग है, आप लोग नोट करते चलिएगा, पहली हेडिंग है कहानी श्रवण का उद्देश्य। आपको दिख रहा है कहानी श्रवण का उद्देश्य, जिसमें पहली हेडिंग है छात्रों में सृजनात्मकता का विकास। पहली हेडिंग क्या है, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास। तात्पर्य ये है कि हम कहानी के माध्यम से बच्चों के अंदर नई नई बातों को सोचने और समझने की एक क्षमता का विकास करते हैं। जब हम कहानी के माध्यम से पढ़ाते हैं या कहानी बच्चों को सुनाते हैं तो बच्चे सुनते हैं बहुत ध्यानपूर्वक और उसी के माध्यम से उनके दिमाग में भी नई नई बातें उभर कर सामने आने लगती है। तो कहानी सुनने के पश्चात या कहानी सुनते हुए साथ में ही बच्चों के दिमाग में जो नई नई बातें निकल कर सामने आती हैं तो उनको क्या कहते हैं, सृजनात्मकता। तो कहानी के माध्यम से पहला पॉइंट क्या हो गया, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास। पहला पॉइंट हो गया आपका छात्रों में सृजनात्मकता का विकास। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास। देखिए, जब हम किसी बात को डायरेक्ट बताते हैं, पहले तो आपने सुना भी होगा कि पहले की पाठ्यक्रम में जो है नैतिक शिक्षा इत्यादि के नाम से किताब चलती थी जिसको पढ़ा जाता था, अब तो नहीं चलती है, तो इसीलिए हमें अलग से देने की ज़रूरत पड़ती है। तो कहानी कुछ ऐसी होती है या कहानी के अंदर जब हम कुछ चीज़ें बताते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है जो संस्कारों से जुड़ी होती है, सभ्यताओं से जुड़ी होती है, जिनको सुनकर बच्चे ये दोनों पक्ष देखते हैं कि एक पक्ष उसमें कभी बुरे व्यक्ति की बात कही जाती है, कभी दूसरे पक्ष में अच्छे व्यक्ति की बात कही जाती है, दोनों को तुलना करके दिखाई जाती है। तो अंत में ये देखा जाता है कि जो बुरा व्यक्ति होता है वो असफल हो जाता है, अच्छा व्यक्ति सफल हो जाता है।
अच्छा व्यक्ति सफल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके अच्छे व्यवहार हैं, अच्छी विचार हैं, अच्छी भावनाएं हैं, संस्कार है। तो उनकी इन बातों को कहानी में जो ये चीज़ें बताई गई थी, उनकी इन बातों को देखकर बच्चे भी कहानी को सुनकर अपने ऊपर चरितार्थ करते हैं उसको। बच्चे भी सोचते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए, हमें वैसे करना चाहिए। तो इनसे क्या होता है, बच्चे कहानी को सुनकर उनके अंदर की जो नैतिक चीज़ें होती हैं, उनके नैतिक मूल्यों का हम विकास कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। डायरेक्ट हम किसी चीज़ को कहते हैं या बोलना चाहते हैं तो बच्चे हों या कोई भी हो समझने नहीं चाहता है। तो हम कहानी के माध्यम से कुछ ऐसा कैरेक्टर उसमें दिखाते हैं जिसमें उनके चरित्र का एवं नैतिकता का विकास हो सके। तो दूसरा उद्देश्य हमारा क्या हुआ, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट है कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास। तो कहानी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अगला उद्देश्य कहानी के माध्यम से ये हो सकता है कि जब कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं तो बच्चे भी सुनते हैं और साथ में कल्पना भी करते हैं, अरे ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है। तो इस प्रकार की बातें उनके अंदर भी चलती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम बहुत लंबे लंबे विषय को, बहुत बड़ी बड़ी टॉपिक को भी हम जब कहानी के माध्यम से सुनाते हैं तो बच्चे बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी उसको याद कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि स्मरण शक्ति का विकास, बच्चों के अंदर स्मरण शक्ति का विकास होता है। हम लोग देखते हैं, फिल्म देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं तो 2.5 घंटा की पूरी पिक्चर होती है, जिसको हम लोग देखने के बाद पूरी स्टोरी को सुना देते हैं दूसरे के सामने, पूरी चीज़ें याद हो जाती हैं हमें। तो कहानी इतनी रोचक होती है कि बच्चे भी सुनते हैं और पूरी कहानी को, किसी चीज़ को आप कह देंगे तो 4 लाइन के प्रश्न के उत्तर को बच्चे याद नहीं कर सकते हैं या हम ही लोग नहीं याद कर सकते हैं। लेकिन उसी चीज़ को यदि कहानी के माध्यम से सुना दिया जाता है तो 4 नहीं 500 शब्दों वाले 5 पेज के बात को बच्चे तुरंत याद कर लेते हैं। तो इससे क्या होती है कि बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति एवं स्मरण शक्ति का विकास होता है। यह है कहानी शिक्षण का उद्देश्य। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि। कहानी सुनाते सुनाते तमाम प्रकार के शब्द बच्चों को याद हो जाते हैं, 100, 200, 400, 500। और हमें सबसे अच्छी चीज़ है कि हमें उनके शब्दों का अर्थ भी बहुत स्पष्ट नहीं करना पड़ता है। कहानी इतनी रोचक होती है और कहानी की तारतम्यता के अनुसार उनके वाक्य में आए हुए शब्दों को अपने आप बच्चे समझ जाते हैं। घटना को देखकर, घटना परिघटना की कल्पना को करके, उसकी तार्किकता को देखकर बच्चे अपने आप समझ जाते हैं कि फला शब्द का फला अर्थ होगा। उन्हें शब्दार्थ पढ़ाने की बहुत कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे बच्चों के अंदर शब्द भंडार की वृद्धि तो होती ही होती है, किस शब्द का क्या अर्थ होगा ये अपने आप समझ में आ जाता है। तो कहानी शिक्षण का ये एक बहुत अच्छा उद्देश्य है, क्या, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास। अगला पॉइंट है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास। कहानी के माध्यम से जब बातें बताई जाती हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चे सुनते हैं, सुनने के साथ साथ वो भी सोचते हैं, अरे कैसे उसने, शेर ने लोमड़ी को मार दिया, ये कैसे लोमड़ी ने शेर को बेवकूफ़ बनाया,
ऐसी सारी चीज़ों को देखकर वो सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, या फिर उसी बात को जाकर अपने मित्रों से बताते हैं, वो भी चिंतन करता है। तो इससे क्या होता है, छात्रों के अंदर चिंतन शक्ति का विकास होता है कहानी के माध्यम से जब हम कोई चीज़ें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, छात्रों को पशु पक्षियों एवं मानव स्वभाव से परिचित कराना। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग कोई भी कहानी पढ़ते या पढ़ाते हैं या बच्चों को बताते हैं, तो हर एक कहानी में मुझे लग रहा है मनुष्य से कम पशु पक्षी और प्रकृति का वर्णन ज़्यादा होता है। एक जंगल में एक शेर रहता था, वो वहाँ का राजा था, एक लोमड़ी रहती थी इत्यादि। अब एक जंगल था, उसमें बहुत विशाल वृक्ष पीपल का या वट वृक्ष था। ऐसे ऐसे तमाम आपको खरगोश और कछुए की कहानी, है ना, शेर और लोमड़ी की कहानी, सियार, गधे, ऊंट इत्यादि की कहानियाँ आपने देखा होगा कि कहानी में तो मुझे लग रहा है मनुष्य से कम और जीव जंतु, पेड़ पौधे और जानवर ज़्यादा होते हैं। तो इससे क्या होता है कि छात्रों में पशु पक्षी का क्या स्वभाव होता है, कैसे उन्होंने देखा कि जंगल में शेर राजा होता है, शेर मांसाहारी होता है, जानवरों को खा जाता है, चिड़ियाँ क्या घोंसले बनाती हैं, उनका क्या स्वभाव होता है, हाँ, शेर का क्या स्वभाव होता है, लोमड़ी का क्या स्वभाव होता है। तमाम प्रकार के जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, पक्षियाँ होती हैं, उनका सभी वर्णन सुनते सुनते वो उनके स्वभाव से परिचित हो जाते हैं। साथ ही मानव के स्वभाव से भी परिचित होते हैं। मोहन था, एक राकेश था, दोनों लोग ऐसे थे वैसे थे, तमाम प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं कहानियों में आते रहते हैं, तो उनकी भावनाओं एवं विचारों से भी वो परिचित हो जाते हैं। तो क्या देखा आपने कहानी शिक्षण के माध्यम से, जिसमें से आपका ऐसे प्रश्न आ सकता है कि कहानी शिक्षण का क्या उद्देश्य है, या कहानी शिक्षण के कोई 4 उद्देश्य को बताइए, या कहानी श्रवण के किन्हीं 4 उद्देश्य को बताइए, ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा। तो आपको सीधे सीधे बता देना है, डिटेल्स बहुत कम आता है कराने का, ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट आपको करने होते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर आपको 6 बताया गया है तो कम से कम 4 तो आप बता ही सकते हैं। ठीक है, तो कहानी श्रवण के क्या उद्देश्य है, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, स्मरण शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास, पढ़ते पढ़ते उनमें शब्द भंडार का विकास हो जाता है, शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है, कहानी सुनते सुनाते उसमें चिंतन करने की क्षमता आ जाती है, चिंतन करने की क्षमता का एवं शक्तियों का विकास हो जाता है। तमाम प्रकार के पशु पक्षियों मानव इत्यादि का वर्णन होने के कारण पशु पक्षी मानव इत्यादि के उनके व्यवहार, उनके स्वभाव से वो बच्चे परिचित होते हैं। कहानी शिक्षण का हमारा ये उद्देश्य है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? एक प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली हेडिंग है कहानी का वर्गीकरण। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछने वाला है कहानी का वर्गीकरण। आखिरकार ये देखा जाता है कि कहानी तो ठीक है, बात हमारी समझ में आ गई, कहानी का हमारा उद्देश्य भी क्या है, लेकिन कहानी कितने प्रकार से कही जाती है। कहानी अनेक प्रकार से कही जाती है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो घटना प्रधान होती हैं, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो भाव प्रधान एवं मनोवैज्ञानिक होती हैं, कुछ कहानियाँ चरित्र पर होती, कुछ समस्या प्रधान होती हैं। तो ये कहानी का वर्गीकरण हो जाता है। ठीक है, एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। नंबर 1 है कहानी कैसे, घटना प्रधान कहानी। नंबर 1 घटना प्रधान कहानी, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, कुछ कहानी ऐसी होती हैं जो घटनाओं पर आधारित होती हैं। जैसे आपने देखा कुछ ऐतिहासिक बातों को यदि चर्चा किया जाए तो आपने देखा रामायण है, महाभारत है इत्यादि में आपने देखा होगा राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, क्यों मारा भाई? वहाँ पर आपसे क्या समझ आ रहा है, आपको क्या शिक्षा मिल रही है? यही शिक्षा मिल रही है कि रावण यद्यपि कि बहुत बलशाली था, बुद्धिमान भी था,
लेकिन फिर भी बुराइयों के मार्ग पर चलने के कारण रावण मारा गया। राम अच्छाइयों के मार्ग एवं धर्म के मार्ग पर चलने के कारण राम को अच्छा कहा गया और रावण को बुरा कहा गया। तो ऐसी घटनाओं को जब कहानी के माध्यम से बच्चे सुनते हैं या नाटक के माध्यम से बच्चे उसको जब देखते हैं तो वो अपने जीवन में भी ऐसे व्यवहार को चरितार्थ करना चाहते हैं। राम इत्यादि जैसे हैं तो वो भी चाहते हैं कि हमें ऐसे, उनको समझ आता है कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, हमें ऐसे मार्ग पर चलना चाहिए जैसे राम ने चले हैं, तो हम सफल होंगे। और रावण जैसे कर्म करेंगे, रावण के मार्ग पर चलेंगे तो असफल होंगे और शीघ्र ही मृत्यु निकट होगी। तो ऐसी घटना प्रधान कहानियाँ होती हैं, ऐसे कहानी को घटना प्रधान कहानी कहते हैं। ठीक है। और कुछ कहानियाँ ऐसे भी होती हैं जो मनोवैज्ञानिक एवं भाव प्रधान होती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी ऐसी बातें होती हैं कि हमको किसी बालक को, किसी व्यक्ति को, किसी भी समाज में प्राणी, व्यक्ति, मनुष्य को संस्कारित बनाना चाहते हैं या कुछ ऐसे कर्म कर रहा है जिससे हम उसको रोकना चाहते हैं, मना करना चाहते हैं। तो यदि हम उसको डायरेक्ट कह दें तुम एकदम से गधा हो क्या, तुम एकदम से मूर्ख हो क्या, तुम्हारे तमीज नहीं है, तुम्हारे संस्कार नहीं है, ये तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है। तो यह एक बड़ा उपयुक्त साधन है कि हम उसे ऐसी कहानी सुनाएं, ऐसी कहानी को माध्यम बनाएं जो मनोवैज्ञानिक एवं भाव प्रधान हो। तो ऐसी कहानियां होंगी जिसमें कुछ ऐसे चरित्र की बात होगी, संस्कार की बात होगी, नैतिकता की बात होगी, जिसमें लगभग अप्रत्यक्ष रूप से उसी व्यक्ति की बात छिपी होगी, लेकिन हम डायरेक्ट उसे नहीं कहेंगे। हम ऐसी कहानी उसको सुना देंगे जो उसकी घटनाओं एवं दुर्घटनाओं से जुड़ी हुई कहानी होगी, जिसको सुनते ही वह व्यक्ति हो चाहे बालक हो, उसको अपने जीवन से जोड़कर देखेगा और सोचेगा, कल्पना करेगा कि शायद इस स्थान पे यदि मैं होता तो मुझे भी यह नुकसानदायक होता। और वह उस कहानी के माध्यम से अपने आप में सुधार करने का प्रयास करेगा। खुद जो गलत मार्गों पर चल रहा होगा, बिना कहे, हमारे बिना कहे है वो समझ जाएगा और उसमें सुधार करने का प्रयास करेगा। तो ऐसी होती है मनोवैज्ञानिक एवं भाव प्रधान कहानियाँ। ऐसी कहानियों को मनोवैज्ञानिक या भाव प्रधान कहानियाँ कहते हैं, जिसमें किसी की बात, किसी की भाव इत्यादि उस कहानी में चरितार्थ हो जाए। किसी व्यक्ति को सुनने में ये लगे, किसी भी व्यक्ति को सुनने में लगे, अरे ये तो कहानी में जो कहा जा रहा है वो मेरे लिए कहा जा रहा है। जो भी व्यक्ति सुनेगा, भिन्न भिन्न व्यक्ति सुनेंगे, लेकिन सबको ऐसा लगेगा कि इसमें जो बताया जा रहा है वो तो मेरे लिए बताया जा रहा है। ऐसे सामान्य भाव होते हैं उसमें। ऐसी कहानियों को भाव प्रधान एवं मनोवैज्ञानिक कहानी कहते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से आपको संस्कार दे देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आपके नैतिक मूल्यों का विकास कर देते हैं। डायरेक्ट नहीं कहा जाता है। ऐसी मनोवैज्ञानिक एवं भाव प्रधान कहानियाँ होती हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। चरित्र प्रधान कहानियाँ। वही बात आ गई फिर, जिसको हमने बताया कि पहले नैतिक शिक्षा इत्यादि की किताबें चलती थी, जिसमें चरित्र एवं संस्कार की बातें बताई जाती थी। तो आज हम लोगों को किसी बालक के चरित्र का निर्माण करना है, तो यदि खड़े होकर लेक्चर स्टैंड पे यदि हम झाड़ने लगेंगे, बताने लगेंगे ऐसा ऐसा है, तो बालक को समझ बहुत कम आएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसी कहानियाँ होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण कर सके, संस्कार का निर्माण कर सके। तो ऐसी कहानियों को चरित्र प्रधान कहानियाँ कहते हैं।
पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के संस्कारों का वर्णन करके, या पंचतंत्र में बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, भर्तृहरि की नीति शतकम की कुछ कहानियों को बता करके किसी भी बालकों के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। ऐसी कहानियों को हम चरित्र प्रधान कहानियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है समस्या प्रधान कहानियाँ। अगली है समस्या प्रधान कहानियाँ। तो ऐसी कहानियाँ होनी चाहिए जो बार बार समस्या को खड़ा करें और फिर उसका समाधान करें, फिर समस्या खड़ा करें और फिर समाधान करें। तो ऐसी कुछ कहानियाँ हों जिसमें क्रम से समस्याएं आती रहती हैं, तो समस्या प्रधान कहानी होती है। तो बालक क्या करता है, उसमें चिंतन करने लगता है, समस्यात्मक कहानियों को सुनता है और चिंतन करने में संलग्न हो जाता है। घटनाएं दुर्घटनाएं घटती हैं, समस्या बार बार आती हैं, फिर उसके समाधान के बारे में सोचा जाता है, फिर समस्याएं आती हैं। ऐसे क्रमबद्ध तरीके से जब भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, ऐसी समस्याओं से युक्त कहानियों को समस्या प्रधान कहानी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका कहानियों का वर्गीकरण। घटना प्रधान कहानी होती है, मनोवैज्ञानिक या भाव प्रधान कहानी होती है, चरित्र प्रधान कहानी होती है और समस्या प्रधान कहानी होती है। ठीक है, सभी चीज को याद करते चलिएगा। आपका लास्ट की ओर चल रहे हैं हम लोग। कहानी शिक्षण की विधियां, यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही छोटा छोटा है, इसमें बहुत कोई कठिन नहीं। कहानी शिक्षण की विधियां, नंबर 1 है वार्तालाप विधि। जब हम बातों बातों में कोई कहानियाँ सुनाते हैं, कोई कहानी सुनाते हैं, मतलब कि हम किस किस विधि से कहानियों को सुनाते हैं, यह सुनाना चाहिए। एक तो वार्तालाप की विधि से सुनाना चाहिए, मतलब सुनाइए और फिर बच्चों से सुनिए, फिर आप सुनाइए, फिर बच्चों से सुनिए, ये बीच बीच में पूछते रहिए या बातें करते रहिए। बच्चे भी बहुत सुनाते हैं, बहुत उत्सुक हो जाते हैं बातें करते, तो ये होता है वार्तालाप विधि। और हमें कौन सी विधि अपनाना चाहिए? चित्र विधि, ये सबसे अच्छी विधि है। कोई चित्र हो उसको आप दिखाइए, चित्र को दिखाकर जब आप बच्चों से कोई चीज़ पूछते हैं तो बहुत ही जल्दी वो बता पाते हैं उस चीज़ को और तुरंत वो कल्पना करके उसके बारे में। अब इसमें भी कई प्रकार हो सकता है, जैसे चित्र दिखा के बच्चों से कहानी लिखवाना। बच्चों ये चित्र देखिए और इसमें जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए शेर और खरगोश की कहानी, शेर और खरगोश की कहानी। इस प्रकार से जब आप चित्र दिखाएंगे तो चित्र दिखाने के बाद आप ये कहिए कि बच्चों ये चित्र को देखकर आप कहानी लिखिए। तो शेर को एक तरफ आपको शेर दिख रहा है, एक तरफ आपको खरगोश दिख रहा है, तो इन शेर और खरगोश को देखकर बच्चे कुछ न कुछ तो कहानी गढ़ेंगे ही, कुछ न कुछ गढ़ेंगे ही। तो यही, कुछ भी सही गलत कुछ भी गढ़ें। तो ये होता है चित्र को दिखाकर कहानी को बताना, ये हुआ एक चित्र विधि। इसी प्रकार है, अगला है प्रश्नोत्तर विधि। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कहानी सुनाते सुनाते बीच बीच से बच्चों को विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। हमने पढ़ाया, फिर हमने पूछ लिया, अच्छा तो फिर मोहन कहाँ जा रहा था, फिर बच्चे बताएंगे। फिर हमने पढ़ा, अच्छा फिर राकेश ने क्या किया, फिर बच्चे बताएंगे। फिर हमने गुफा में कौन घुसा, अच्छा शेर घुसा। ठीक है, ऐसे जब हम पढ़ाते पढ़ाते कहानी को बताते बताते बार बार बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं तो इसे प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। और जो हम लोग प्रश्न पूछते हैं इन्हीं प्रश्नों को विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अधूरी कहानी पूर्ति विधि।
कभी कभी ऐसा भी हम लोगों को करना चाहिए कि एक कहानी दे दिया जाए, एक लाइन लिख के, एक जंगल में एक राजा, उसके बाद डॉट 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 लगा के छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि बच्चों इसे आप पूरा करिए। तो यह अधूरी कहानी पूर्ति का विधि होता है। ये आजकल तो बहुत सी किताबें भी आने लगी हैं, पुस्तक में ही बना रहता है और उसी में जो है थोड़ी सी बातें लिख कर फिर छोड़ दी जाती डॉट डॉट करके, तो बच्चे अपने से बातें लिखते हैं। या कभी कभी आपने देखा होगा थोड़ा सा लिखा जाता है फिर उसमें कुछ चित्र बना दिए जाते हैं, शेर है, बकरी है इत्यादि, अब फिर उसके बाद डॉट डॉट लगा दिया तो बच्चे उस चित्र के ऊपर कोई जो होता है बकरी का चित्र बना है तो वहाँ बकरी लिखेगा या समझेगा। तो ऐसे भी बातें होती हैं। ये कुछ बात तो ये होती है अधूरी कहानी पूर्ति की विधि। और सबसे अच्छी विधि होती है आपका अभिनय विधि। कौन सी विधि? अभिनय विधि। जब किसी चीज़ को हम करके, कोई कहानी है एक प्रकार से नाटक में आ जाता है, जब किसी चीज़ को हम करके दिखाते हैं तो क्या होता है, बच्चे सुनते तो है ही हैं, साथ में वो देखते भी हैं। और किसी चीज़ को जब सुना भी जाए और साथ में देखा भी जाए तो वो बहुत बेहतरीन ढंग से याद हो जाता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ विधि है, कहानी की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रश्न पूछा जाएगा आपका सीटेट में, कहानी की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? अभिनय विधि। यह बच्चों को पढ़ाने की अभिनय विधि सबसे अच्छी विधि होती है। मान लीजिए हम किसी घटना दुर्घटना को बता रहे हैं तो हम उसका कैरेक्टर को हम स्वयं, हम खुद उस चीज़, जैसे आपने देखा होगा कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रामायण इत्यादि में जो पात्र हैं उन व्यक्तियों ने स्वयं राम का पात्र धारण किया, स्वयं उन्होंने वो बना। तो आज तक हमें पूरी रामायण याद है, पूरी महाभारत याद है, क्योंकि हमने उन लोगों को देखा और सुना भी, दोनों चीज़ें। तो किसी चीज़ को जब अभिनय करके बताया जाता है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को अभिनय करके, कोई नाटक है तो करके दिखाया जाता है, कोई कविता है तो उसको, है ना, मछली है ना, ऐसे ऐसे कर मछली रानी जल की, ऐसे ऐसे करके जब दिखाया जाता है, अभिनय करके दिखाया जाता है तो बच्चों को बहुत जल्दी कोई चीज़ याद हो जाता है। तो कहानी का एक ये अच्छा विधि है क्या? अभिनय विधि। तो कौन कौन सी विधियाँ हुई कहानी की? कहानी शिक्षण की विधि क्या हुई? वार्तालाप विधि हो गई आपकी, वार्तालाप विधि हो गई, चित्र विधि हो गई, प्रश्नोत्तर विधि हो गई, अधूरी कहानियाँ, अभिनय विधि। ऐसी ये कहानी की विधियाँ हैं। प्रश्न पूछने वाले हैं, इसको आप ध्यान में रख के चलिएगा। अगला है एवं लास्ट स्लाइड है ये, चलिए इसको देखते हैं। कहानी सुनते समय ध्यान रखने योग्य बातें। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कहानी सुनते समय ध्यान देने योग्य बातें, कहा है ना। तो कहानी सुनते समय क्या, सुनाते समय, यहाँ पर थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर होना चाहिए कहानी सुनाते समय। ये जो सुनते समय लिखा हुआ है इसको सुनाते समय कर लीजिएगा। कहानी सुनाते समय ध्यान देने योग्य बातें, मतलब कि जब हम कहानी सुना रहे हों तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अध्यापक को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नंबर 1 है, अध्यापक को कहानी का भाव एवं उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। भाई जब अध्यापक को भाव ही नहीं पता रहेगा या उसका उद्देश्य नहीं पता रहेगा तो बच्चों को क्या बताएगा। तो ये चीज़ तो स्पष्ट है कि अध्यापक को पहले से कहानी से क्या शिक्षा मिलने वाली है, इस कहानी को जो हम सुनाने जा रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या भाव है, क्या बातें इसमें निहित है, किस चीज़ को हम सिखाने के चक्कर में हम इस कहानी को सुना रहे हैं, ये बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अध्यापक को पहले से ही पता होना चाहिए। तो अध्यापक को कहानी का भाव एवं उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अगली बात है, कहानी सुनाते समय उचित हाव भाव का भी प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एकदम से हाथ जोड़ के एकदम ऐसे खड़े हो जाइए। भाई कहानी सुना रहे हैं तो आप बातों, हाव भाव, प्रदर्शन, हाथ इत्यादि करते रहिए। हाँ फिर ऐसे गया, फिर वैसे गया, फिर क्या है, कैसे है,
ये जो हाथ चलते रहते हैं ना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी देखिए, अब इस जहाँ पर यूट्यूब में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपना बिना चित्र दिखाए भी तो पढ़ा सकता था, आपके सामने डिस्प्ले तो दिख रहा है, लेकिन शायद बहुत सी बातें होती कम समझ में आती है, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया। तो कहानी यदि कोई अध्यापक पढ़ा रहा है तो उतार चढ़ाव, हाव भाव, रावण गरज के बोल रहा है, राम प्रेम से बोल रहे हैं, उसी प्रकार उतार चढ़ाव होना चाहिए, आवाज़ का, ध्वनि का, हाथ इत्यादि बता। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, हाथ को ऐसे ऐसे करने से ही बच्चे आधी बात समझ जाते हैं, भावनाओं, विचारों, उतार चढ़ाव से समझ जाते हैं। तो इसलिए कहानी सुनाते समय उचित हाव भाव एवं प्रदर्शन को ध्यान में रख के कहानी बच्चों को सुनाना चाहिए। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। कहानी की भाषा सरल एवं सुबोध होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप कक्षा 2 या 3, 4 के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो इतने कठिन कठिन भाषा का प्रयोग कर रहे हो कि उसको समझ ही में ना आए। जैसे एक बार की मैं बात बताऊं, एक बार ऐसे ही संस्कृत के एक अध्यापक थे। छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता रहा हूँ। संस्कृत के एक अध्यापक थे, ऐसे ही साइकिल से जा रहे थे, गरीब होते हैं संस्कृत वाले, साइकिल से जा रहे थे और वो उनकी साइकिल की हवा निकल गई, पंचर हो गई और वो दुकान पे पहुँचे। उन्होंने दुकान पर साइकिल वाले से कहा, थोड़ा कठिन भाषा में बात किया, हे द्विचक्रिका निर्माता महोदय, मेरी द्विचक्रिका के अग्रिम चक्रिका न्यून वायु हो गया है, अतः अपने वायु ठूंसक यंत्र से वायु ठूंसें। तो साइकिल निर्माता महोदय ने कहा, महोदय आप तो वेशभूषा से बड़े पढ़ी लिखी लगते हैं, लेकिन भीख मांगते हुए मुझसे शर्म नहीं आती आपको? तो ऐसी बातें आप नहीं करिए कि पता चले आप अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में बहुत कठिन कठिन भाषा में बोलने लगे, कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करने लगे, तो 1 फीट ऊपर से बच्चों को चला जाए। तो आपको क्या करना है, भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, ताकि बच्चे आपकी भाषा को समझ सकें और कहानी उनको समझ आ सके। तो ठीक है, कहानी की भाषा सरल एवं सुबोध होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, कहानी सुनाते समय बीच बीच में बच्चों से प्रश्न भी पूछना। नेक्स्ट पॉइंट है, कहानी सुनाते समय बच्चों से बीच बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए। भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, यदि आप केवल सुनाते चले जाओगे, बच्चों का सहयोग नहीं लोगे, तो पता नहीं बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। आगे वाले बच्चे सुन रहे हो, पता चले पीछे वाले बच्चे सो गए हों, या कोई यह कर रहा हो, या कोई आपका कार्टून बना रहा हो, कोई जहाज बना के उड़ा रहा हो, है ना। या बच्चे ऐसा सोचे, अरे कोई बात नहीं, गुरुजी तो सुना रहे हैं, कोई मतलब नहीं, सुनो चाहे ना सुनो, कुछ बताना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कहानी सुनाते सुनाते आप बात बात में बीच बीच में आप कुछ प्रश्नों को पूछते रहते हैं, तो सब बच्चे सावधानी पूर्वक उसको सुनते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डर की भावना भी बनी रहती है, अरे सुनिए, अन्यथा गुरुजी पता नहीं किस समय किससे पूछ लेंगे और हम फंस जाएंगे और भरे समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए अध्यापक को चाहिए कि कहानी सुनाते समय बीच बीच में कुछ बच्चों से कुछ कुछ प्रश्न पूछते रहना चाहिए, ताकि समस्त बच्चे आप सावधानी पूर्वक आपकी बातों को सुनते रहें। ठीक है, अब इसके बाद पूरी बात 2-3 हेडिंग हमने आपको पढ़ाया है। एक कहानी श्रवण के उद्देश्य हमने आपको बताया, है ना। छात्रों में सृजनात्मकता का विकास, नैतिकता का विकास, स्मरण शक्ति का विकास, शब्द भंडार में वृद्धि, चिंतन शक्ति इत्यादि का विकास, ये हो गया आपका। फिर अगली हेडिंग हुई, वर्गीकरण में घटना प्रधान कहानियाँ होती हैं, मनोवैज्ञानिक एवं भाव प्रधान कहानियाँ होती हैं, चरित्र प्रधान कहानियाँ होती हैं एवं समस्या प्रधान कहानियाँ होती हैं। फिर अगली बात हमने बताया आपको, कहानी शिक्षण की विधियाँ। कहानी शिक्षण की विधियाँ, भाई वार्तालाप विधि होती है, बात कर कर के कहानी सुनाने हैं, या हम बताते हैं फिर वो बताते हैं, ऐसी वार्तालाप विधि होती है। चित्र दिखा के कहानियाँ सुनना या लिखवाना, ये चित्र विधि होती है। प्रश्नोत्तर विधि होती है, पूछते रहिए बीच बीच में बच्चों से, है ना। या अधूरी कहानी देकर उसको पूरा करना, या अभिनय विधि, ये कहानी की कुछ विधियाँ होती हैं।
फिर है कहानी सुनाते समय अध्यापक को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये ना कि अध्यापक को पहले से ही उसके भाव स्पष्ट होने चाहिए, है ना। उसके कहानी सुनाते समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि उसके हाव भाव विचार इत्यादि सब चलते रहें, है ना, प्रदर्शन होता रहे। और उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, है ना। कहानी सुनाते समय अध्यापक को चाहिए कि बच्चों से बीच बीच में प्रश्न पूछता रहे, ताकि जो है बच्चे सावधानीपूर्वक उसको सुनते रहें। ठीक। अब उसके बाद ये अगला स्लाइड में है आपका होमवर्क। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है प्रश्नोत्तरी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको, इन प्रश्नों को देखिए और आप अपने नोट्स में इसके उत्तर को लिखिए। अब बिना देखे लिखना है, एक बार नहीं समझ में आता फिर से समझ लीजिए, लेकिन इसके जवाब को आपको बिना देखे लिखना है। ठीक है, तो 4 प्रश्न हैं, ये आपका होमवर्क है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है, और इस होमवर्क को आप करिएगा। नेक्स्ट मैं आपसे इन पर कुछ सवाल जवाब अवश्य करूँगा। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।